हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नीट के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए को हम पूरा डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिकल मटेरियल है, कैसे ये डिस्कवर हुआ था और किसने इसको डिस्कवर किया और क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती है, उसके फंक्शन क्या है, उसका डबल हेलिकल मॉडल, इन सभी चीजों को इस डिटेल वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे पूरे के पूरे कंसेप्चुअल तरीके से। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आए, ज्वाइन कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल तरीके से एक कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से क्लियर करवाया जाता। बोर्ड के रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट वन शॉट रिवीजन से लेकर और बिल्कुल बेसिक चीजें आपको वहां पर मिलने वाली, बेस से लेकर और हाई लेवल तक कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाया गया है। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। कुछ पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा टॉपिक डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की डिस्कवरी। डीएनए के ऊपर बेटा बहुत सारी डिस्कवरी आती हैं जिनमें मेन जो आपका 12th लेवल पर, नीट के लेवल पर जो 3 डिस्कवरी हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली जो डिस्कवरी थी ना वो थी बेटा रॉबर्ट ग्रिप की। रॉबर्ट ग्रिप ने 1928 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था जिसके तहत ये पता लगा था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती, पास आउट होती हैं, उसी को हम जेनेटिकल मटेरियल बोलते हैं। देखिए आज के टाइम पर सभी को पता है कि हमारा जेनेटिकल मटेरियल क्या है, डीएनए। लेकिन बात करें अगर 1928 के आसपास की तो उस टाइम पर ये नहीं पता था कि जेनेटिकल मटेरियल जो ट्रांसफर होता है वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, कौन सी चीज है, कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो अगली जनरेशन में पास होती है, पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, प्रोजेनी के अंदर। वो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है ना उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। जैसे अगर बात करें बेटा 1856 से 1873 74 के आसपास या 1865 के आसपास, 1865 में जो ग्रीगर मेंडल था ना उसने अपनी डिस्कवरी दी थी, अपनी इन्वेंशंस जो उसकी स्टडी थी वो अपना वर्क पब्लिश किया था जिसके अंदर इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत सारी बातें बताई थी उसने। फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं ग्रीगर मेंडल। तो उसने बताया था बेटा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ फैक्टर पास आउट होते हैं, लेकिन वो कौन से वो फैक्टर है वो 1865 से लेकर 1928-29 के आसपास फिर जाकर बातें क्लियर होना स्टार्ट हुई थी। तो जो रॉबर्ट ग्रिप था उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था इसमें उसने क्या किया था बेटा, इसमें उसने एक रफ स्ट्रेन ली थी और दूसरा एक स्मूथ स्ट्रेन ली थी बैक्टीरिया की जो एक डिजीज कैरी करता था बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर इसने स्टडी की थी। निमोनिया के जो वायरस होते, जो सॉरी बैक्टीरिया होते हैं ना उनके ऊपर इसने डिस्कवरी करी थी। तो इसने देखा बेटा जो रफ स्ट्रेन है ना, जैसे एक रफ स्ट्रेन है एक बैक्टीरिया की, एक स्ट्रेन है बेटा ऐसी, इस रफ के ऊपर एक स्मूथ लेयर है जो इस रफ लेयर को प्रोटेक्ट करती है। तो दो अलग अलग तरह की स्ट्रेन्स थी, एक इस तरह की रफ और एक स्मूथ। तो जो रफ स्ट्रेन थी उसको उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया और माइस बच गया। इसका मतलब जो ये रफ स्ट्रेन थी ना ये इस माइस को नहीं मार पा रही, इन्फेक्टेड नहीं कर रही थी, तो ये इन्फेक्टिसिस नहीं थी। और जब उसने स्मूथ स्ट्रेन को डाला तो माइस मर गया। इससे उसने ये चीज तो पता लगी कि जो रफ स्ट्रेन है ना वो डिजीज कैरी नहीं कर पाती, स्मूथ स्ट्रेन की वजह से क्या है माइस मरा है। फिर उसने क्या किया बेटा, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ले लिया, इस जो स्मूथ स्ट्रेन थी ना ये वाली, इसको हीट किल्ड कर दिया, इसको मार दिया गर्म करके। उसके बाद जब इसने इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो माउस नहीं मरा, माउस क्या है जिंदा रहा। तो इससे क्या है कि जब इसने इसको हीट किया तो ये मर गया ये बैक्टीरिया, तो अब इससे भी इंफेक्शन नहीं हो सकता। उसने अगला जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या लिया उसने, ये तो ले लिया लिविंग रफ स्ट्रेन जो थी, रफ स्ट्रेन वो लिविंग, और स्मूथ को क्या है हीट किल्ड ले लिया। अब देखो रफ स्ट्रेन से बैक्टीरिया, जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया की उससे माइस नहीं मरता,
और हीट किल्ड स्मूथ से भी नहीं मरता। इन दोनों को एक साथ डाल दिया तो माइस मर गया, तो माइस क्या है, मर गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये बताया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर होती है। कहां से ट्रांसफर हुई बेटा, जो ये हीट किल्ड था ना, इससे ट्रांसफर हुई इस रफ स्ट्रेन के पास, और इस रफ स्ट्रेन को फिर क्या है, स्मूथ बनाया, और जिससे फिर क्या है, माइस इन्फेक्टेड हुआ और उसकी डेथ हो गई थी। तो कोई ना कोई चीज है जो ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन में उसने बताया कि कोई ना कोई चीज ट्रांसफर हुई है। तो यहां से स्टार्टिंग होती है बेटा डीएनए की रिसर्च की। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट और आते हैं जिसको हम जेनेटिक्स का कंप्लीट चैप्टर जब हम रिवीजन करेंगे तब उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि उसके बाद लास्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो हार्से और चेज का एक्सपेरिमेंट था। मार्था चेज जो थी और हार्से एक्सपेरिमेंट जो था, इन दोनों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने भी बेटा ट्रांसफॉर्मेशन से बताया था कि डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल है। इसने रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फेट का एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उनको पता लगा था कि जो बैक्टीरिया है ना, उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज से अटैक करवा दिया, और बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए उसके अंदर डालता है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो एक बार तो उन्होंने उसको, उसकी जो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन की बनी होती है, उसको उसने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया सल्फर को। सल्फर से प्रोटीन हमारी स्ट्रक्चर बनी होती है, और फोस्फेट, एक बार फोस्फेट को उसने रेडियो एक्टिव कर दिया, जिससे हमारा डीएनए का कंटेंट बना होता है। तो जिस उसके अंदर नेक्स्ट जिस ट्रेन के अंदर, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव जो फोस्फेट था उसको बैक्टीरिया के अंदर पाया, तब उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांसफर होता है ना वो फोस्फेट हुआ है, यानी कि डीएनए हुआ है। अब अगर हम देखें बेटा एस स्ट्रेन जो थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई थी, अब उसके जो है फ्रैक्शनल ऑफ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट इनटू क्लासेस मॉलिक्यूलर, अलग अलग तरीके से, जैसे आरएनए को अगर देखें, आरएनए है या प्रोटीन है, डीएनए है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी चीज है जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुई है, इसके ऊपर मेन एक्सपेरिमेंट था कि कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हुई है। कंक्लूजन क्या निकला, डीएनए ही ट्रांसफर होता है। आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, ये स्मूथ स्ट्रेन, ये दोनों रफ स्ट्रेन है। जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट डाला ना बेटा, जो रफ स्ट्रेन थी आर स्ट्रेन जो है, उसके ऊपर जैसे ही हमने क्या डाला, उसके ऊपर हमने रफ स्ट्रेन है, उसके साथ में हमने स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट अगर डाले तो रफ स्ट्रेन की रफ स्ट्रेन रही, कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। हमने लिपिड को डाला तो भी कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई। हमने जब प्रोटीन को डाला तो भी रफ स्ट्रेन ही रही, कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं हुआ। आरएनए डाला तब भी कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन जब डीएनए डाला गया ना बेटा, तो वो स्मूथ स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब ट्रांसफर कुछ ना कुछ हुआ है, और वो क्या ट्रांसफर हुआ, वो डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था, जिससे कंक्लूजन मिला कि डीएनए ही ट्रांसफर होता है बेटा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री, अगर देखें बेटा डीएनए की, 1869 के आसपास जो मिशर था ना, उसने डिस्कवर किया था क्या, एक न्यूक्लिन, जिसके अंदर क्या है, डीएनए पाया जाता है इन द सेल फ्रॉम पस, एंड लेटर ही सेपरेटेड इट इनटू ए प्रोटीन एंड एसिड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले एक एसिडिक मीडियम किसने पाया था बेटा, मिशर ने। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि डीएनए की डिस्कवरी या न्यूक्लिन की डिस्कवरी किसने की थी, मिशर ने ही की थी बेटा। 1869 के अंदर इसने जो पस सेल थी ना, उनसे प्रोटीन और एक एसिड को अलग किया था। इट केम टू नो एज न्यूक्लिक एसिड। इसी को फिर क्या है, बाद में 1874 के आसपास न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, दो तरह का होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। बाद में फिर 1926 के अंदर क्या है, जो लिवियन था उसने क्या प्रपोज किया, टेट्रा न्यूक्लियोटाइडिक थ्योरी एक्सप्लेन की, which state that nucleic acid consists of only 4 nucleotides as it gives 4 different nucleotide on hydrolysis। तो इन्होंने फिर क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा, जो हमारा डीएनए होता है ना, वो 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं बेटा, अब जो हमारा डीएनए है ना, उस डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें मिली होती हैं, इसके अंदर एक तो शुगर होती है बेटा, पेंटोज शुगर है, इसके साथ में इसमें जुड़ा होता है बेटा फोस्फेट, फोस्फेट के साथ में एक और चीज जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस
ये दोनों चीजें लगभग सेम ही रहती है हमारे डीएनए के अंदर। जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये अब 4 तरह का होता है, जिसमें ग्वेनिन है, साइटोसिन है, थायमीन और एडेनिन। तो इन्हीं 4 के बेस पर क्या है बेटा, 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड थ्योरी। जो किसने दी थी बेटा, लिविन ने प्रपोज की थी। कब प्रपोज की थी बेटा ये थ्योरी, ये थ्योरी प्रपोज की थी बेटा 1926 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट बेटा रोजालिन फ्रैंकलिन जो था ना, आर फ्रैंकलिन, उसने क्या है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी टू हेल्प विजुअलाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसने क्या बेटा एक्सरे इमेज से डीएनए की स्ट्रक्चर को पाया था कि डीएनए की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो न्यूक्लिक एसिड है ना उसके अंदर, फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, फोटोग्राफी करी थी डीएनए की। तो सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी किसने की थी, आर फ्रैंकलिन ने की थी बेटा। ये जो साइंटिस्ट रही है इन्होंने, रोजालिन फ्रैंकलिन ने इसकी एक्सपेरिमेंट किया था, क्रिस्टलाइन किया था डीएनए को। नेक्स्ट है ब्रीफिंग ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, इज फाउंड इन द सेल इन ऑल लिविंग। डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। हमारा जेनेटिकल मटेरियल है, ये सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर जिनके अंदर जेनेटिकल मटेरियल आरएनए है, ये भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है। डीएस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो एज ए जेनेटिकल मटेरियल जो प्रोमिनेंट सेल में पाया जाता है। फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल भी कौन है, फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल वो भी हमारा आरएनए ही रहने वाला है। डीएनए contains all of the genetic information that makes you who you are and every। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए ऐसी चीज है बेटा जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि उससे क्या बनाया जा सकता है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा और उसके अंदर क्या क्या प्रोटीन के कोड छुपे हुए हैं। तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है ना वो किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर ही पाया जाता है। इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है, यहीं से ट्रांसफर होती है सारी इंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैव यूनिक डीएनए लाइक ए फिंगरप्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना, सभी का फिंगरप्रिंट अलग है। इस धरती पर जितने भी ह्यूमंस है ना, सभी का फिंगरप्रिंट अलग अलग तरह का पाया जाता है। वैसे ही डीएनए फ्रैक्शन भी है। डीएनए को देखें अगर, सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की एक यूनिक पहचान है, एक यूनिक तरह का डीएनए पाया जाता है। तो हर ऑर्गेनिजम्स की एक पहचान है जिसको हम फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, जिसको हम डीपली स्टडी करते हैं इन चैप्टर के अंदर। जैसे किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं तो इस तरह के क्या इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इस क्रोमोजोम के अंदर इस तरह से हमारा डीएनए पैक किया जाता है। यहाँ पर क्या हमारा डीएनए पैक है। अगर इस डीएनए को देखें तो ओपन करते चले तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा। ये ऑक्टामर है जिनके ऊपर डीएनए को लपेटा गया है। इसको अगर ओपन करें तो कुछ इस तरह की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारी सामने आती है डीएनए के बेस पेयर की। तो इस तरह से पैकिंग की जाती है डीएनए की। कैसे पैक किया जाता है बेटा डीएनए, एक इस तरह का डीएनए है। सबसे पहले इसको क्राउल किया जाता है, ऐसे क्राउल होता है हमारा डीएनए इस तरह से। अब इसके बाद इसको क्या है, हमारे पास स्टोन ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर यानी कि H2, H2A, H2B, H3 और H4, 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिनको हम क्या पेयर में लेते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास 8 हिस्टोन हो गए, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसको इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लपेटा जाता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन है ऐसे इसके ऊपर लपेटा जाएगा, ऐसे क्राउल किया जाता है। अब जो ये हमारे पास मिल गया, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी स्टोन प्रोटीन के ऊपर, ऐसे इसको हमने लपेट दिया। इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ हमारा डीएनए मिलता है। इसको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को फिर बाद में क्या है, एक इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर जो ये क्रोमेटिन है हमारा, इस क्रोमेटिन को ऐसे क्राउल करके इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाता है। इस क्रोमेटिन को
इस तरह से क्रोमोसोम बनाए जाते हैं। तो ये है हमारे डीएनए की पैकिंग। नेक्स्ट, अगर इसी स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए के पास 3 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें कौन कौन है? एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, हमारे पास क्या है? पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन से मिलकर बनती है पेंटोज शुगर। दूसरी चीज क्या है? कुछ इस तरह की है बेटा हमारे पास पेंटोज शुगर, ऐसी। दूसरी चीज क्या है बेटा? हमारे पास बेस पेयर पाए जाते हैं नाइट्रोजन के, जो अलग अलग 4 तरह की हैं, जिसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बेटा प्यूरिन, और एक है पायरिमिडाइन। प्यूरिन की अगर बात करें, प्यूरिन 2 तरह का होता है, जिसके अंदर है एडेनाइन और ग्वानिन। 2 तरह का हमारे पास पायरिमिडिन भी है, जिसमें है बेटा एडेनिन के साथ में जुड़ता है थायामाइन, और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है। तो ये 4 तरह के हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन बेस है, और एक फोस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ये हमारा फोस्फेट ग्रुप, और यहां पर जुड़ता है हमारा नाइट्रोजन बेस। तो इस तरह से एक क्या तैयार हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। कुछ इस तरह का होता है बेटा हमारा, जैसे यहां पर ये जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ में एक कार्बन, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है हमारा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या हमारा 5th कार्बन है। हर ग्रुप के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा होता है। 4th और 1st कार्बन के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ जो कार्बन है ना, वो सॉरी 1st और 4th कार्बन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, उसका रिमूवल हो जाता है, और एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। जो 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ना, यहां से इसमें वाटर का रिमूवल हो जाता है, जहां पर एक ऑक्सीजन बचती है। तो 1st और 4th के बीच में एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी तैयार हो जाती है। 5th जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है? OH और H2, ये दोनों चीज जुड़ी होती हैं। तो ये हमारी क्या है? राइबोज शुगर है बेटा, क्योंकि इसमें जो 2nd कार्बन है ना, इस 2nd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप ना होकर सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होता है ना, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। जो आप इस तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, ये सब कुछ लगभग सिमिलर है सारा का सारा, लेकिन जो इसका 2nd कार्बन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा टू डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पर क्या है? 2nd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। इन दोनों का जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप था ना, वहां से क्या रिमूवल हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का, और ऑक्सीजन के साथ में क्या है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर 2nd कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो फिर क्या है? डीऑक्सीराइबोज, जो हमारी डीएनए के अंदर पाई जाती है। अगर 2nd जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो हमारी राइबोज शुगर बनती है, जो आरएनए के अंदर पाई जाती है। तो मेन डिफरेंसेस आरएनए और डीएनए में क्या है? 2nd कार्बन के ऊपर एक तो चीज क्या है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा, और दूसरा जो डिफरेंस है ना, दूसरा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन जुड़ेगा ना, नाइट्रोजन जो बेस जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या है? जो एडेनाइन है ना, एडेनाइन के साथ में क्या जुड़ता है? थायमिन जुड़ता है डीएनए के अंदर। अगर आरएनए की बात करें तो एडेनिन के साथ में यूरेसिल जुड़ता है। तो यूरेसिल क्या है? एक तरह का पायरिमिडीन ही है यूरेसिल। अगर यूरेसिल है तो आरएनए है, अगर यूरेसिल की जगह थायमिन है तो फिर हमारा डीएनए होता है। थायमिन और यूरेसिल में भी डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि मेन क्या डिफरेंस है इसके अंदर। बेस अगर देखें तो हमारे 4 तरह के बेस है बेटा, 4 क्या 5 ही हम इसको बोलेंगे, यूरेसिल भी है। लेकिन अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए में 4 टाइप ऑफ बेसिस पाए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू मेन 2 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? पायरिमिडीन और प्यूरिन। पायरिमिडीन की अगर बात करें, पायरिमिडीन क्या है? मेड अप ऑफ 6 मेम्ब्रेन रिंग। पायरिमिडीन में क्या बेटा? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसमें 2 ही आते हैं हमारे, साइटोसिन और थायमिन। अगर बात करें हम डीएनए की, इसी के अंदर यूरेसिल भी आता है। अगर आरएनए की बात हो रही है तो आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलता है। प्यूरिन की अगर बात करें, प्यूरिन की जो रिंग है 6 की नहीं, वो क्या है? 9 कार्बन की होती है बेटा, 9 कार्बन रिंग होती है। 6 मेम्ब्रेन रिंग फ्यूज्ड विद ए 5 मेम्ब्रेन रिंग। 5 मेम्ब्रेन की रिंग के साथ फ्यूज्ड होती है। 6 कार्बन की रिंग 5 कार्बन के साथ फ्यूज होती है, जिसमें 2 कार्बन क्या है? कॉमन होते हैं। तो टोटल कार्बन 9 हो जाएंगे बेटा इसके अंदर। जैसे ये ऐसी है,
तो इसमें एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो टोटल 9 कार्बन की हमारी रिंग हो जाती है। इसके अंदर क्या क्या फ्यूज्ड है बेटा, जैसे एक तो 6 कार्बन रिंग, और यहां पर हमारी एक ये 5 कार्बन की रिंग है, तो ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेती है। द रिंग आर नॉट ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, स्पेसिफिक फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर आईवी। तो इसमें क्या है बेटा, जो कार्बन है ना, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से मिलकर ये नहीं बनते हैं। जो कार्बन की 6 कार्बन की रिंग है या 9 कार्बन की रिंग है, इसमें जो कार्बन है ना, वो स्पेसिफिक फार्मूलाज और स्ट्रक्चर के साथ बने होते हैं। ऐसा नहीं कि 6 कार्बन की कोई भी एक लंबी सी चेन है, ये एक स्पेसिफाइड कार्बन चेन होती है। जैसे बेस की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, यूरेसिल, जो आरएनए के अंदर पाया जाता है। अगर इस यूरेसिल को हम साइटोसाइन के अंदर थाइमिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, तो थाइमिन में क्या फर्क है, यहां पर इस जगह पर हमने क्या जोड़ दिया, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं। तो उसको थाइमिन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसमें मिथाइल यूरेसिल है। इसमें क्या है, दो सेकेंड कार्बन है, उसके फर्स्ट कार्बन जो है उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हमारा मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं हम इसके अंदर। मिथाइल ग्रुप जोड़ते ही क्या बन जाएगा हमारा बेटा, हमारा पायरिमिडीन का थाइमिन तैयार हो जाता है। तो ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। थाइमिन और यूरेसिल में बस इतना ही फर्क है इस मिथाइल ग्रुप का। अब इसकी वजह से होता क्या है, थाइमिन जो मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं ना यूरेसिल पर, तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। जो यहाँ पर यूरेसिल है ना, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे इसके ऊपर हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में आ जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल है बेटा ये। प्यूरिन की अगर बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन दो तरह के हमारे पास प्यूरिन है, जिनके अंदर रिंग क्या है, 9 कार्बन की रिंग है, 9 कार्बन की रिंग है। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें बेटा, जो हमारा डीएनए है उसकी अगर फंक्शन की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रोसीजर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिससे डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिससे क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। न्यूक्लिक एसिड कंसर्न विद द स्ट्रेन्स एंड ट्रांसफर द जीन इंफॉर्मेशन, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। तो फंक्शन क्या है डीएनए की, डीएनए के अंदर पाई जाती है बेटा छोटी छोटी जीन पाई जाती हैं। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है। जैसे ये हमारा एक डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए के अंदर कहीं कहीं पर कुछ स्पेसिफिक रीजन ऐसे हैं बेटा जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो ये एक एक्सप्रेस करने वाला रीजन है, तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे रीजन पाए जाते हैं बेटा जो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ये एक्सप्रेस होने वाले रीजन, इन्हीं को बोलते हैं बेटा जीन। जीन किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इंफॉर्मेशन किस चीज की इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर की। प्रोटीन्स के लिए जो कोड की जाती है उसकी एक इंफॉर्मेशन कैरी करती है ये जीन, जिनसे हमारी स्ट्रक्चर बनती है। तो डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज है या ट्रांसफर है किस चीज की, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन की। जेनेटिकल मटेरियल नहीं बेटा, जेनेटिकल मटेरियल क्या, हमारा डीएनए कैरी क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए से कुछ नहीं बनता, वो एक इंफॉर्मेशन है। बनता किससे है, प्रोटीन से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। जैसे हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की एक सीक्वेंस से बनती है। अमीनो एसिड अगर बात करें, टोटल अमीनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, 20 तरह के हमारे पास क्या अमीनो एसिड है। अब इन्हीं की अगर सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंस या एक अच्छी मॉडिफाइड सीक्वेंस बना दें तो एक प्रोटीन तैयार हो जाता है। उस प्रोटीन से क्या बनता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, एक अलग से एक डिजाइन बनता है। उसके इंफॉर्मेशन कैरी कौन करता है, जीन करती है उसकी इंफॉर्मेशन कैरी। वही काम हमारे डीएनए का, इंफॉर्मेशन को कैरी करना। द यूनिवर्सल जो करेंसी ऑफ एनर्जी नेमली एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज ए न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव। अब जो एटीपी है बेटा उसके अंदर भी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ग्रुप है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, अगर देखते हैं हम
तो हमारे पास एडेनिन जो है ना वो नाइट्रोजन बेस है, इसके साथ पेंटोज शुगर जुड़ेगा बेटा, और यहाँ पर क्या फोस्फेट, यहाँ पर शुगर है बेटा पेंटोज शुगर, और यहाँ पर हमारा फोस्फेट जुड़ेगा, जिससे एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर। एक इस तरह की स्ट्रक्चर तैयार होती है हमारी। इसमें फोस्फेट क्या है, एक है, यहाँ पर अगर एक और फोस्फेट जोड़ दिया, एक और फोस्फेट जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा ट्राईफोस्फेट। यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर क्या है एडी9 ग्रुप है। एडेनिन शुगर और यहाँ पर फोस्फेट है, 3 फोस्फेट है, तो हमारा ट्राईफोस्फेट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफोस्फेट, जिससे क्या बन जाएगा बेटा हमारा एटीपी तैयार हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि जो हमारा एडेनिन है ना, सॉरी, जो हमारा एनर्जी करेंसी है एटीपी, एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो बॉन्ड है ना, जो ये 3 बॉन्ड थे हमारे शुगर नाइट्रोजन, इस तरफ 1 फोस्फेट 2 फोस्फेट और 3 फोस्फेट, इनसे क्या ट्राईफोस्फेट बनता है। अगर 1 फोस्फेट निकल गया तो डाईफोस्फेट रह जाएगा, शुगर और फिर नाइट्रोजन, एडिनोसिन डाईफोस्फेट एडीपी। अगर इसमें से एक और फोस्फेट निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 फोस्फेट शुगर और इस तरफ एडेनिन, तो ये क्या है मोनोफोस्फेट हो जाएगा बेटा एडिनोसिन मोनोफोस्फेट ए, जैसे एडिनोसिन मोनोफोस्फेट एएमपी, एडिनोसिन डाईफोस्फेट एडीपी, एडिनोसिन ट्राईफोस्फेट एटीपी। तो इसको क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे जैसे ये ब्रेक होगा ना टूटेगा तो इससे एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी करेंसी भी हमारी क्या है बेटा, ये भी एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या है, इसकी डेरिवेटिव है न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स लाइक एनएडी है, एफएडी है, जो हमारे मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, जैसे सीएएमपी है, अब इसमें भी क्या है एएमपी आ गया हमारा, या जीएमपी है, सीजीएमपी, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड के डेरिवेटिव से ही बनते हैं हमारे, जिस डीएनए की स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। जैसे इसके अंदर एडेनिन की जगह ग्वेनिन आ सकता है, ग्वेनिन ग्वेनोसिन ट्राईफोस्फेट जीटीपी भी बन सकता है। वहीं पर अगर एडेनिन है तो एडिनोसिन ट्राईफोस्फेट होगा, अगर उसमें साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो सीटीपी बन जाएगा बेटा साइटोसिन ट्राईफोस्फेट। अगर यहाँ पर थायमिन जुड़ा हुआ है तो थाइमोसिन ट्राईफोस्फेट टीटीपी बन जाएगा। तो ये अलग अलग चीज है। यूरेसिल अगर जुड़ा हुआ है तो यूटीपी बन जाएगा, यूरेसिल अगर जुड़ा है यूरिनोसिन ट्राईफोस्फेट हमारा तैयार हो जाता है। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड के डेरिवेटिव हैं। डीएनए मस्ट बी स्टेबल, डीएनए क्या है एक स्टेबल है, क्योंकि ये इसमें क्या जुड़ा हुआ बेटा थायमिन जुड़ा हुआ है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। देयर आर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजंस फाउंड इन डीएनए। अभी मैंने ये बताया था डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिनको हम जीन बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे रीजन है जिनको हम जीन बोलते हैं, ये जीन है। इनके अलावा जो ये बच गया ना, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है बेटा, नॉन कोडिंग रीजन है ये। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दो अलग अलग तरह के रीजन से मिलकर हमारा डीएनए बनता है। कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग जो स्ट्रेन्स है, कोडिंग जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं। नॉन कोडिंग जो है इसको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है, रिपीटेटिव डीएनए बोला जाता है, जंक डीएनए बोला जाता है। कोडिंग रीजन जो है उसको क्या है जीन बोलते हैं, जो प्रोटीन के लिए कोड करती हैं। और जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उनको या तो हम क्या है डीएनए का जंक बोलते हैं, या फिर जो है रेगुलेट प्रोटीन्स होते हैं, रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। रेगुलेट प्रोटीन कौन से हैं, ये वो रीजन है बेटा जिनको रेगुलेट कर रखा है, जिनसे क्या है कोई प्रोटीन नहीं बनता, कोई आरएनए नहीं बनता, कोई सीक्वेंस नहीं बनती, कोई इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं आता, यानी कि उनको हमने रोक रखा है, कहीं ना कहीं उनको उनका रेगुलेशन हो चुका है, उन जीन को एक्सप्रेस करने से रोक रखा है। तो वो रेगुलेटेड डीएनए भी कह सकते हैं, या जंक डीएनए भी हम उसको कह सकते हैं। जंक का मतलब भी क्या होता है बेटा वेस्ट है एक तरह से। उसके बाद अगर हम स्टडी करें डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स मॉडल है बेटा। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन ने और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक इन दोनों ने क्या डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। इन दोनों ने डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर थी, जो डबल हेलिकल मॉडल था डीएनए का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई है, जिसमें क्या है ए सुगर एंड फोस्फेट बैकबोन कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड इन ए चेन। जो सुगर और फोस्फेट है उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखा अगर ये क्या है एक सुगर, ये फोस्फेट है,
यहाँ पर क्या बेस है। अब एक तो बॉन्ड हमारा यहाँ बनता है, एक बॉन्ड ये यहाँ बना, दो बॉन्ड, और एक बना बेटा इस न्यूक्लियोटाइड से, सॉरी इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर। तो इसमें दो अलग अलग चेन को जोड़ रखा है, जैसे एक तो ये सुगर और एक ये सुगर की चेन। इस तरफ क्या है, ये सारे के सारे फोस्फेट, ये इस तरफ हमारे फोस्फेट है। यहां पर ये बीच में क्या जुड़े हुए हैं, ये है बेटा हमारे नाइट्रोजन बेस। अगर यहां से इसको हटा दें तो एक तरफ तो ये चेन है हमारी, एक ही है, तो एंटी जो पोलरिटी है ना उसके साथ जुड़ी होती है। इस तरफ अगर देखा हम, इसका जो फिफ्थ फोस्फेट है ना, फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या फ्री है, तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी 5 एंड। इस तरफ अगर देखा फिक्स, तो इस जो फिफ्थ जो कार्बन इसका फोस्फेट जुड़ा हुआ है बेटा इसके साथ, लेकिन इसका जो थर्ड कार्बन है ना, जैसे इसका जो थर्ड भी जुड़ा हुआ है, इसका जो थर्ड है ये जुड़ रहा है ना, ऐसे ये थर्ड कार्बन ये जुड़े हुए हैं, इनके थर्ड कार्बन जुड़े हुए हैं सभी के, लेकिन इसका थर्ड फ्री है, तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी 3 वैसे इस तरफ देखा है, अगर इनका तो फोस्फेट फिफ्थ सारे के सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये फिफ्थ फ्री है, तो ये 5 एंड हो जाएगा। इस तरफ अगर देखा है, जो ये थर्ड कार्बन, जैसे इसका तो फ्री है, इसका तो थर्ड कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो ये 3 एंड पोलरिटी हो जाएगी। तो जिस तरफ 3 कार्बन फ्री है तो 3 पोलरिटी, जिस तरफ फिफ्थ कार्बन फ्री है तो 5 पोलरिटी हो जाती है। तो 3 to 5, इस तरफ क्या 5 to 3, एंटी पोलरिटी वाली जो दो चेन है ना, उनके बीच में क्या है, कुछ बॉन्ड बनते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, जिनसे क्या तैयार होता है हमारा डीएनए डबल हेलिक्स तैयार होती है। तो अब इसके अंदर अगर देखा हम 3 बॉन्ड है बेटा, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर हम अपने डीएनए के अंदर देखें तो 3 इंपॉर्टेंट मेन बॉन्ड बनते हैं हमारे। यहां से देख लेते हैं हम, ये है एक, इसको देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर एक तो फोस्फेट के साथ में जुड़ा हुआ है ये, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ फोस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। एक है बेटा ये जो सुगर है, ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, और एक फिर ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। तो 3 बॉन्ड बनते हैं हमारे इसके अंदर, जैसे सुगर, इस तरफ जुड़ा हुआ बेटा इसके साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस, इस तरफ जुड़ा हुआ बेटा हमारा फोस्फेट। अब यहां पर इसके सामने जुड़ेगा बेटा यहां पर ये हमारा इस तरफ नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ा है बेटा हमारा, इस तरफ सुगर, ये नाइट्रोजन है। तो इस तरह से एक हमारा न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर सुगर और फोस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड। फोस्फोएस्टर बॉन्ड, इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा बैकबोन बॉन्ड, या इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल बॉन्ड। फंडामेंटल बॉन्ड है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड, हमारे डीएनए का। अब अगर दूसरा देखें तो यहां पर है नाइट्रोजन और शुगर के बीच में ये जो बॉन्ड है बेटा, ये है एन ग्लाइकोसाइडिक। एन ग्लाइकोसाइडिक है, नाइट्रोजन और ग्लूकोज के बीच में है, तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। फिर एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन के बीच में है, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, ये सबसे पहले टूटता है। डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन वीक बॉन्ड होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें, अगर इस तरफ ग्वेनिन है ना, ग्वेनिन क्या बेटा एक प्यूरिन है, इस तरफ अगर एडेनिन है, ये भी एक प्यूरिन है, तो ग्वेनिन के सामने जुड़ता हमेशा साइटोसिन, जो क्या है एक पायरिमिडीन है। एडेनिन के सामने हमेशा जुड़ता थायमिन इन डीएनए। तो इसमें क्या है, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन जुड़ा है, तो जो प्यूरिन था ना उसके सामने क्या जुड़ता है, पायरिमिडाइन हमेशा। तो इस तरफ अगर 9 कार्बन
चेन है तो इस तरफ 6 कार्बन चेन होगी, अगर इस तरफ थायमीन है तो इस तरफ एडेनिन आ जाएगा। यानी कि अगर इस तरफ 6 कार्बन की चेन है तो इस तरफ 9 कार्बन चेन मिलेगी, इस तरफ 9 कार्बन चेन है तो इस तरफ 6 कार्बन चेन मिलेगी। तो इस तरह से हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन ही जुड़ता है, पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन ही जुड़ता है, और वो भी स्पेसिफिक है। ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही जुड़ेगा, एडेनिन के सामने थायमीन ही जुड़ेगा। इस रूल को बोलते हैं बेटा एलन रूल, सॉरी ये जो रूल था बेटा इसको बोलते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया। ये जो रूल था ना, एक साइंटिस्ट के नाम पर आता है, चलो जैसे मेरे को याद आएगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, कि एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन ही जुड़ता है, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन ही जुड़ता है। डीएनए की बात करें, अगर आरएनए की बात करें तो हमेशा एडेनिन के सामने यूरेसिल आ जाता है। तो ये हमेशा इक्वल कंपोनेंट होते हैं कि एडेनिन थायमीन के साथ में और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। क्वेश्चन क्या था बेटा, अगर हमारे डीएनए के कंटेंट में एडेनिन है 30%, एडेनिन क्या है 30% है, पूछ लेता साइटोसिन बताओ कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा। तो देखो 30% अगर एडेनिन है तो उसके सामने थायमीन जुड़ेगा, 30% ही थायमीन होगा, तो 30% हमारा थायमीन हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 60%, टोटल डीएनए कंटेंट 100% है, जिसमें से कितना बच गया 40% बच गया वो हमारे पास। अब इस 40% में क्या है, ग्वानिन भी और साइटोसिन भी। अब ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा, यानी कि इसमें से आधा कंटेंट तो ग्वानिन का है, आधा साइटोसिन का है। तो 20% इसमें ये हो गया और 20% इसमें ये होगा। तो साइटोसिन कितना बचेगा बेटा 20% बचेगा, 50% ये हो गया और 50% ये बच गया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेयर बेस पेयर्स होल्ड 2 डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर। तो एक जो डीएनए की स्ट्रैंड है ये, एक जो डीएनए की स्ट्रैंड है ये, इन दोनों को होल्ड कौन करते हैं बेटा, नाइट्रोजन बॉन्ड होल्ड करते हैं। ये जो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाए जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, इस तरफ 5 डैश है तो इस तरफ इसके सामने 3 डैश एंड मिलेगा, 5 डैश है तो इस तरफ इसके 3 डैश एंड मिलेगा। ये डबल हेलिकल बॉन्ड के अंदर वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि हमेशा ग्वानिन के सामने साइटोसिन जुड़ेगा। एंटी पैरेलल 2 चेन होती है, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। जैसे इसकी अगर बात करें, ये फॉस्फेट इस तरफ भी जुड़ा हुआ इस तरफ भी, तो ये डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ बेटा क्या है शुगर की तरफ से OH एल्कोहल है, इस तरफ फॉस्फोरिक एसिड है। एसिड और एल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड, जिसको इसका बैकबोन बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, जो किसने दी थी, वॉटसन और क्रिक ने दी थी। तो ये था बेटा डीएनए का कंप्लीट कंटेंट। ऐसे ही एक आरएनए के ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। कंसेप्चुअल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे चैनल पर। ऐसे ही नीट के छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कंसेप्चुअल तरीके से इस चैनल पर करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।